हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। बच्चों, इसे पहले वाला पार्ट फर्स्ट और सेकंड को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए, तब जाके ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। आज का जो नया टॉपिक है इरिगेशन है। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को पानी की ज़रूरत होती है। किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए, है ना। अगर पौधों की बात करें या और भी दूसरे लिविंग बींग्स की बात करें तो ग्रोथ करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए वाटर की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। ये जो प्लांट है ये रूट्स के थ्रू प्लांट वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। along with water minerals and fertilizers are also absorbed। कहने का मतलब कि ये जो प्लांट है ये पानी के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र और मिनरल्स को भी ऑब्जॉर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, यानी प्लांट पौधे 90% पानी को ऑब्जॉर्व करके रखते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। कहने का मतलब कि पौधे को पानी की ज़रूरत इसलिए हो जाता है ताकि वो जर्मिनेट अच्छे से कर सके। अगर उनको पानी ना मिले तो वो ड्राई कर जाएंगे, सूख जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये पानी में डिजोल्व होते हैं, मिले हुए रहते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना ये सभी पानी में डिजोल्व होते हैं और ये प्लांट क्या करता है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट। कहने का मतलब कि पानी फसलों को अत्यधिक ठंडी से और गर्म हवाओं से बचाता है ना। अगर हमारे लोकल क्षेत्र में कहें तो फ्रोस्ट को हमारे यहाँ तो पाला कहते हैं और हॉट एयर करेंट को लू कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। यानी सोइल का हेल्थ बचाने के लिए, यानी उसका जो फसल का जो ग्रोथ है उसको बचाने के लिए आपको क्या चाहिए कि उसमें वाटरिंग आपको समय समय पे करते रहना चाहिए ताकि आपका जो फसल है वो डेड ना कर सके। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इरीगेशन, यानी इरीगेशन क्या होता है, सिंचाई क्या होता है। तो हम आंसर लिखेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। यानी समय समय पर खेतों में पानी डालना, अपने फसलों में पानी डालना जो तरीका होता है या जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। ये पानी डालने का जो इंटरवल है ये आपका डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का पौधा लगाया है, किस तरह के मिट्टी में पौधा लगाया है और किस सीजन में लगाया है, ये डिपेंड करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मी के दिनों में ये फ्रीक्वेंसी, जो पानी डालने का जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेट है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है यहाँ पूछ रहा है, वाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स। कि ऐसा तो नहीं कि गर्मी के कारण ये एवोपोरेशन पत्तियों के थ्रू ये ज़्यादा कर लेते हैं इसलिए वो पानी उनका ज़रूरत ज़्यादा होता है। तो हाँ, ऐसा ही है। गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे एवोपोरेशन ज़्यादा करते हैं जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है और हमें अलग से एडिशनल पानी डालना होता है। यहाँ बुझो कुछ कह रहे हैं, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। यानी इस साल मैं थोड़ा एक केयर ज़्यादा ही कर रहा हूँ अपने पौधों को पानी डालने में, क्योंकि लास्ट समर माई प्लांट ड्राई अप एंड ड्राई। यानी पिछले साल गर्मी में क्या हुआ कि मेरे पौधे गर्मी के कारण वो सूख गए थे, इसलिए इस साल इन्होंने क्या किया कि पहले से ही ये केयर अबाउट इट है ताकि इनके पौधे सूख ना जाए और समय समय पर ये पानी डाल रहे हैं। चलिए ठीक है। अब ये इरिगेशन का सोर्स क्या है, यानी कहाँ कहाँ से पानी मिलता है जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं।
द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, ये जो है अलग अलग देखिए यहाँ पे सोर्स बता रहा है, वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। इन सब का आप इमेज एक करके देख सकते हैं कि किस तरह से होता है, यानी वेल्स कैसा होता है, ट्यूब वेल्स कैसा होता है, पॉन्ड्स कैसा होता है, लेक्स कैसा होता है, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। इसमें से बहुत सारे ऐसा होगा जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इस इमेज से आप देखकर समझ जाइए। अब एक नया टॉपिक यहाँ शुरू हुआ, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी जो पहले से सिंचाई करने का जो व्यवस्था चलते आ रहा है उसके बारे में यहाँ कह रहा है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। यानी ये जो कुओं में पानी है, लेक्स में है, कैनल्स में है, इसको निकालने का जो तरीका होता है और उसके बाद फिर खेतों में डालने का जो तरीका होता है, उस मेथड को हम इरिगेशन कहेंगे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। अब इस मेथड में, यानी पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें जानवरों के थ्रू पानी हम लिफ्ट करते थे, ऊपर निकालते थे, और ह्यूमन के थ्रू भी होता था, इंसानों के थ्रू भी ऐसा होता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। कहने का मतलब ये जो मेथड था सस्ता तो था लेकिन थोड़ा एफिशिएंट कम होता था, यानी इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था। लेबर कॉस्ट कहने का मतलब कि इसमें शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता था। तो अलग अलग तरीका क्या था पटवन का, यहाँ देखिए नंबर वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर मोट। अब ये जो मोट है इसमें क्या होता था कि यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पुली लगा हुआ है, घिरनी लगा हुआ है और ऊपर एक रोप लगा हुआ है। इससे ये रोप जो है इस मटके से या किसी तरह का बर्तन है उसे बंधा हुआ है। इसको इस कुएं में पहले डाला जाता था, ये रस्सी यहाँ से रिलीज़ किया जाता था, और जब ये पानी भर जाता था इसमें तो इसको लिफ्ट कर लिया जाता था, यानी खींच लिया जाता था, और फिर इसको पकड़ के हम एक जगह यहाँ हम कहीं खड्डा बना देते थे और उसी में भरते थे, जिससे होकर एक कैनल के थ्रू ये सभी मेड़ों में, खेतों में ये पानी जाया करता था और ये पटवन आसानी से हो जाता था, यानी खेतों की इरिगेशन हो जाया करती थी। सेकंड नंबर इमेज में आपको चेन पंप दिखाई दे रहा है। ये चेन पंप है, ये चैन के थ्रू चलता था और इसका भी काम ये वाटर लिफ्टिंग का ही है, और पानी यहाँ से फिर करके कैनाल के थ्रू बाकी सभी खेतों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे ये देखिए ढेकली है। ढेकली यहाँ इसको यहाँ पुश और पुल किया जाता था, जिससे ये बाल्टी के थ्रू पानी बाहर निकलता था कुआं से, और इसको भी वही मेथड से एक जगह डालते थे। और क्यारियाँ, ये देखिए अलग अलग क्यारियाँ या कैनल बना हुआ है ये खेतों में, और सभी जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता था। लास्ट वाला जो एग्जांपल यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड है वो दे रहा है रेहट का। अब ये रेहट क्या होता है, ये लीवर सिस्टम होता था। ये आप बैल के थ्रू यहाँ देख रहे हैं कि बैल ऐसे ऐसे यहाँ पे रोटेट करता है, और बैल के रोटेट होने के साथ ये नीचे में लीवर लगा होता था, और लीवर लगे होने के कारण ये अंदर अंदर ये इसे इंटरकनेक्ट होता था, और ये जब ये बैल घूमता था तो ये लीवर भी घूमता था। लीवर घूमने के साथ फिर ये अंदर कनेक्ट होने के कारण ये फिर ये जो आपको ये यहाँ ऐसे सर्कुलर शेप में ये जो दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये भी घूमता था। ओके, और ये सर्कुलर शेप के ऊपर में ये जो आपको वाइट बाल्टी टाइप का दिख रहा है ना, जो वाकई में ये बाल्टी ही रहता था, लेकिन ये मेटल का बना होता था, और ये ऊपर साइड में ओपन रहता था और नीचे साइड में ये क्लोज रहता था, जिसके कारण जब ये नीचे जाया करता था तो इसमें पानी भरा करता था, और ऊपर जब निकल के आता था वापस तो पानी ये एक कैनाल में गिर जाया करता था। बाकी यहाँ से सभी खेतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था कैनाल के थ्रू। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, यानी पंप्स का इस्तेमाल पानी खींचने के लिए ही किया जाता है। अब इसमें भी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो इसको चलाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। यानी इस तरह के पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था। ये पंप्स आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह का होता था, और कैनल के थ्रू, नहरों के थ्रू, नहर तो नहीं, हम करहा कहें, हमारे देसी भाषा में तो करहा कहते हैं, आप कैनल कह सकते हैं, और बाकी सभी खेतों में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था ताकि सब जगह खेतों में इक्वल क्वांटिटी में पानी जा सके। अब यहाँ वो तो ऊपर हमने बात किया ट्रेडिशनल मेथड, आज हम फिर मॉडर्न मेथड की बात कर रहे हैं, जो ये आजकल जो इस्तेमाल किया जा रहा है मॉडर्न मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। ये मॉडर्न मेथड में दो सिस्टम दिया जा रहा है। यहाँ आपको कह रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इन दोनों के बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं।
देखिए यहाँ क्या लिखा है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, द मेन मेथड यूज आर फॉलोड। यानी दो यहाँ आपको दिया हुआ है सिस्टम, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यानी स्प्रिंकलर सिस्टम का हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, एक पाइप लगा होता है इसमें परपेंडिकुलर, यानी आप उल्टा टी कह सकते हैं, उसमें लगा होता है, और हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops, जैसे आप फिगर 1.5 में देख पा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता था, ये कुआं में तो पानी होता ही था और एक पाइप के थ्रू ये जाके कुआं में मिल जाया करता था। अब ये क्या करेगा, ये मोटर जब यहाँ से चलेगा ना तो ये पानी यहाँ आएगा, जिस तरह से आपके बोरिंग में आता होगा, घर पे आपके समरसेबल लगा होगा तो आता ही है। अब ये क्या करेगा कि ये प्रेशर के थ्रू यहाँ पाइपलाइन में पानी होते हुए ये सभी जगह इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी, और ये जो ऊपर में आपको जो ये परपेंडिकुलर टी जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये प्रेशर के कारण जब ऊपर पानी जाता था तो ऊपर देखिए ये स्प्रिंकलर लगा होता था, यानी घिरनी टाइप का लगा होता था। जब नीचे प्रेशर से पानी जाता था ना तो ये घूमने लगता था, जिसके कारण ये जो कुछ बरसात जैसा लगता था, इस एरिया में कुछ लगता था कि बारिश हो रही है, फवारे टाइप के ये होता था, जिससे खेतों में पानी या सिंचाई आसानी से हो जाया करता था, जिस तरह से आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ये तो पुराना ये इमेज है, आपको मैं एक नया इमेज दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से इसमें हो रहा है। अब जो नेक्स्ट सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फिगर 1.5b, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये देखिए यहाँ पे आपको ड्रिल सिस्टम दिखाई दे रहा है, ड्रिप सिस्टम है ये। यहाँ भी इसका भी इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पानी की थोड़ा कमी होता है, लेकिन इसमें पहले वाले की तरह यानी स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ऊपर में देखिए परपेंडिकुलर टी टाइप का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नोजल नहीं दिखाई दे रहा होगा कि ये फवारे टाइप का मार रहा है। इसमें क्या है ना कि ये सेम उसी प्रोसेस से आया तो सही, ठीक है, लेकिन ये जहाँ जहाँ प्लांट लगाए हुए हैं वहाँ उससे होते हुए एक पाइप बिछा दिया गया है, और जहाँ जहाँ प्लांट है वहाँ वहाँ इक्वल डिस्टेंस में क्या किया गया है कि होल कर दिया गया है। अब जिस तरह का पौधा है उस तरह का होल होता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके वहाँ पानी गिरता है, यानी जितना रिक्वायरमेंट पौधे को पानी की होती है उतना ही उसे मिलते रहता है, रेगुलर मिलते रहता है, जिसके कारण पौधा सूखता भी नहीं है। इससे और क्या फ़ायदा है कि पानी की इससे अच्छी खासी बचत हो जाती है। अब हम न्यू टॉपिक 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स की बात करते हैं। ये वीड्स क्या होता है, तो वीड्स को अगर हम कहें तो शुद्ध हिंदी में तो खरपतवार कहते हैं, लेकिन आप अनवांटेड प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं, यानी वैसा पौधा जिसका हमें ज़रूरत होता नहीं है और मेन क्रॉप्स के साथ उगाता है। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, बूझो एंड पहली वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड एंड सो देयर वर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट। यानी ये अपने बगल के खेतों में ये दोनों बूझो एंड पहली जाते हैं और देखते हैं कि मेन क्रॉप्स यानी जो गेहूं का पौधा है, फसल है, उसके साथ वैसा भी पौधा निकल गया है, ठीक है। तो अब इनके मन में एक क्यूरियोसिटी हो रही है, यानी उत्सुकता जानने की एक कोशिश करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। इसका क्या ये मतलब कह रहे हैं कि ये जो पौधा है, क्या ये अन्य पौधे जानबूझकर तो नहीं लगाए गए हैं, यानी इनके मन में ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है कि ये पौधे कहीं जानबूझ के तो नहीं लगाए गए इसके साथ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। यानी इस तरह से जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, ये नेचुरली उग जाते हैं, इनको अलग से लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इसी तरह के पौधे को जो अपने आप उग आते हैं, घास एक तरह से आप कहें,
उगाते हैं जिनका ज़रूरत होता नहीं है, उसे हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब इस वीड्स को निकालने का जो हम तरीका अपनाते हैं तो उसे हम वीडिंग कहते हैं, यानी निकालने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete विथ क्रॉप्स प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीड्स को निकालना इसलिए भी ज़रूरत हो जाता है या इतना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये साथ साथ में आपके मेन प्लांट के साथ, मेन क्रॉप्स के साथ लगा रहेगा तो ये compete करेगा, जो आपका क्रॉप्स है। compete मीन्स फाइट करेगा कि अगर मान लीजिए ये भी साथ साथ में ग्रो कर रहा है तो इसको भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस एंड लाइट चाहिए, इसलिए इसको किसान लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल देते हैं। अदरवाइज जो भी वो डालेंगे खेतों में, मैन्योर डाले या यूरिया डाले, फर्टिलाइज़र डाले, तो वो भी क्या करेगा कि वो खुद भी ऑब्जर्व करेगा, जिसके कारण वो और ग्रोथ होगा और आपका मेन क्रॉप्स को सही से ग्रोथ नहीं करने देगा। तस द अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा कि आपके फसलों को वो नुकसान पहुँचाएगा। सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कभी कभी ये क्या होता है कि न निकालने के कारण जानवरों के लिए तथा मनुष्यों के लिए ये पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर लोग इसको निकालने का कई तरीका अपनाते हैं। पहला जो इन्होंने तरीका यहाँ पे लिख रखा है कि टीलिंग, है ना, टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सोइल। कहने का मतलब कि बुआई से पहले, यानी वीड से, यहाँ जो कह रहा है कि बोइंग से पहले, यहाँ सोइंग से पहले, यानी खेतों में बुआई से पहले ये लोग क्या करते हैं कि खेतों को अच्छे से या तो हलों से या ट्रैक्टर के थ्रू ये पहले खेतों की जोताई कर दिया करते थे, जिसके कारण क्या होता है कि घास उसके साथ ऊपर निकल कर और सूख जाता है और बाद में चल के वो मिट्टी में मिल जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। इसका निकालने का जो सबसे सही तरीका है, तो जो कोई भी प्लांट है वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने से पहले का ही होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। इसका जो निकालने का जो तरीका है वो मैनुअल ही होता है, या तो उसको आप इसे कबाड़ दें, निकाल दें जड़ से पकड़ के, या फिर उसको आप कट कर दें। यहाँ अब क्या कह रहा है, यहाँ से फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। इसे आप तो बाय मैनुअली या हाथों से भी कर सकते हैं या फिर खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको निकालने के लिए। और तीसरा जो प्रोसेस इसका बताया है, यानी जो तरीका बताया है कि आप वीड्स को निकाल सकते हैं, वो सीड ड्रिल से निकाल सकते हैं, या जिस तरह से आपने पहले वाले ऊपर टॉपिक में आपने देखा होगा फिगर 1.2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ भी मैं आपको लगा दे रहा हूँ, ये पिक्चर देखिए कि सीड ड्रिल क्या होता है। इसी से खेतों की जुताई कर दी जाती है और जो अनवांटेड प्लांट है वो बाहर निकल के खेतों में सूख कर खेतों में ही मिल जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। और जो दूसरा नेक्स्ट जो तरीका बता रहा है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अनवांटेड प्लांट को, तो एक केमिकल आता है जिसे हम वीडिसाइड्स के नाम से जान रहे हैं, लाइक 2O4D। इसको हम क्या करते हैं कि चलिए इसमें आगे बात करते हैं, लिखा ही होगा कि क्या करते हैं, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं एडिशनल आपको बताऊंगा। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये वीडिसाइड को क्या किया जाता है कि ये पानी में घोल कर इसको स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वीड्स जो है वो खेतों में ही मर जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये आपके मेन फसल को ख़राब नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ये जो किसान हैं इनके पीठ पे ये कुछ टैंकर टाइप का है, ये देखिए कुछ है यहाँ पे। इसमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ पानी में इन्होंने उस केमिकल को, वीडिसाइड को मिलाकर और अपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रेशर देते हुए राइट हैंड साइड से यहाँ स्प्रे कर रहे हैं अपने फसलों में। तो इससे क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट है वो वहीं पे मर जाता है, लेकिन आपका मेन क्रॉप्स को ये डैमेज नहीं करता है। बुझो, यहाँ फिर से इनके मन में क्वेश्चन आ रहा है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर।
कि ये जो पर्सन है, फार्मर है, ये जो स्प्रे कर रहे हैं, इससे क्या इनको भी कुछ हार्म हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, इनके हेल्थ पर असर हो सकता है। तो करना क्या चाहिए? एज ऑलरेडी मेंशन, मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें क्या कह रहा है कि पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वुड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, यानी सीड बनने से पहले या फ्लावर होने से पहले ही इसको स्प्रे कर देना चाहिए। और स्प्रे करते समय कुछ तरीका है जो अपनाना चाहिए जिससे आपका हेल्थ न खराब हो। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यानी फार्मर का हेल्थ ये ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अच्छे से आप इसको सही से केयरफुली आप इसको करें और अपने नाक और मुंह को साफ़ कपड़े से ढक लें, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।